Students, today we are going to see Stokes law of viscosity and we are going to derive the relation for the viscous force. तो जो स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है इसमें हम क्या कंसिडर करने वाले, एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, हमने एक ट्यूब लिया है, ट्यूब के अंदर वी फिल्ड इट विथ विस्कस फ्लूइड, इसके अंदर हमने विस्कस फ्लूइड डाला है। अब विस्कस फ्लूइड का एग्जांपल है ग्लिसरीन, ले लेंगे हम ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन में और जो छोटे छोटे हमने देखा है सर्कुलर स्टील के बॉल्स मिलते हैं मार्केट में, तो स्टील के जो बॉल्स है वो थोड़ा सा हेवी रहता है एंड छोटे छोटे होते हैं, जो यूजुअली हम मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो उनके पास रहता है, व्हीकल्स में वगैरह जो रहता है। तो जो स्टील जो बॉल्स है वो स्टील बॉल्स 1 by 1 इसमें डालेंगे। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज विस्कस फ्लूइड, तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स अपवर्ड ये अपोज करेगा। तो दैट फोर्स इज गिवन बाय, वो स्टोक्स ने दिया है, तो वो हम लिख लेते हैं। फोर्स इज गिवन बाय, वो भी लिख लेती हूँ, फोर्स इज गिवन बाय 6 pi eta rv, where eta is coefficient of viscosity, r is the रेडियस ऑफ द बॉल, बॉल क्या है, स्पीयर के फॉर्म में है, तो रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड v द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है इसे हम सादा वेलोसिटी नहीं बोल सकते, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो जब हमने यहाँ से बॉल जब रिलीज़ करेंगे, व्हाट विल हैपन, इनिशियली उसका जो स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा। फिर धीरे धीरे जो बिकॉज ऑफ द अपोजिशन फोर्स, अपथ्रस्ट के कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ देर तक वो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद उसका स्पीड फिर से चेंज हो जाएगा। सो दैट वेलोसिटी वेयर द बॉडी स्टार्ट फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड होता है वहां उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो बोला है वी विल राइट, व्हेन ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, अंडर ग्रेविटी is released in viscous liquid, और यहाँ पे मैंने viscous liquid बोला है ग्लिसरीन, with उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी है, with टर्मिनल वेलोसिटी एज यूजुअल। पहले जो इसका वेलोसिटी रहेगा वो हाई रहेगा, उसके बाद बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। जब वो जो वेलोसिटी पे वो कांस्टेंट हो रहा है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। देन द विस्कस फोर्स, अब ये क्या है, विस्कस लिक्विड के कारण विस्कस फोर्स आ गया, एक्टिंग अपवर्ड ऑन द बॉडी is given by force is equal to 6 pi eta rv, where eta is coefficient of viscosity, r is रेडियस ऑफ स्पीयर एंड जो v है, v इज टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो स्टोक ने बता दिया कि थियोरेटिकली द अपवर्ड थ्रस्ट जो रहेगा, विस्कस फोर्स जो रहेगा वो इक्वल टू 6 pi eta rv, बट अभी हमें उसे प्रूव करना है। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कि f इज इक्वल टू 6 pi eta rv इज वैलिड इक्वेशन और नॉट। प्रूफ, फॉर ए small sphere
sphere falling through a viscous fluid, हमने यहाँ ग्लिसरीन बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, द opposing force is proportional. ये जो opposing force है proportional है किस किस को, to velocity, proportional to velocity. Then it also depend, अब ये और किस किस पे डिपेंड है, it also depends on radius of sphere. जो हमने बॉल जो यूज़ किया था, अगर छोटा बॉल रहेगा तो वो उसका फोर्स अलग रहेगा. अगर मैंने थोड़ा सा बड़ा बॉल यूज़ किया तो क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, उसका वेट भी बढ़ जाएगा, तो उसका वो भी अलग इम्पैक्ट रहेगा, उसका भी फोर्स पे डिपेंडेंसी है. सो इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, then coefficient of viscosity, एंड एक और है डेंसिटी, क्योंकि हमें वो भी लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ, हमें अभी पता नहीं है कि डेंसिटी पे रोल होता है नहीं होता है. सो दिस आर द थिंग्स. वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ स्पीयर को r से डिनोट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वी ऑलरेडी नो ईटा से डिनोट होता है, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो. तो फॉर ए स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड, द अपोजिंग फोर्स किस किस को प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द स्पीयर पे भी डिपेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड है, एंड ये हम इनिशियल एजम्पशन कर रहे हैं किस किस पे डिपेंड हो सकता है, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड है. thus F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट भी हम पकड़ के चलेंगे, K इंटू V इंटू R टू द पावर A, क्योंकि हमें इसका पावर नहीं पता, रेडियस स्क्वायर है, रेडियस क्यूब है, कि रेडियस टू द पावर -1 है, वेदर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो भी नहीं पता. सो दैट्स वाई वी विल ऐड R टू द पावर A. देन फिर किस पे डिपेंड है, ईटा कोएफिशिएंट पे, ईटा टू द पावर B एंड रो टू द पावर C. इक्वेशन 1 वेयर K is constant and जो ABC है, ABC are dimensional constant, dimensional coefficient. ना अब हम डायमेंशंस यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायमेंशन और यहाँ जो है इसके डायमेंशन को इक्वेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर. नाउ पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ द quantities in equation 1, तो हमें फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा. देन K तो डायमेंशनलेस है, इट इज़ ए कांस्टेंट. देन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना पड़ेगा. देन R टू द पावर A रेडियस का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, एंड रो का भी डायमेंशन लिखना पड़ेगा एज यूजुअल. तो हम जल्दी से निकालते हैं. अगर याद नहीं आता है, आई ऑलवेज प्रिफर डोंट मग. हमारे पास सिंपल ट्रिक्स है. हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट है
kg में लिखते हैं, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा m टू द पावर 1, लेंथ में l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। देन रेडियस का जो यूनिट है वो ऑलवेज हम मीटर सेंटीमीटर, यहाँ हम ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई मीटर, यानी l टू द पावर 1। सिमिलरली अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, बट न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी ये हो जाएगा kg, अभी हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ kg डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड इज इक्वल टू m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -1। नाउ डेंसिटी हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का जो यूनिट है kg डिवाइडेड बाय, हाँ वॉल्यूम है, अब सबसे सिंपल है वॉल्यूम के लिए हम क्यूब ही फाइंड आउट, क्यूब कोई देखेंगे तो क्यूब का क्या है मीटर क्यूब, सो दैट इज मीटर क्यूब। दिस इज द रफ मैंने एजम्पशन किया है, यहाँ पे वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बट 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी रेडियस क्यूब हो गया, आर का अगर हमने मीटर में लिया तो मीटर क्यूब, सो kg अपन मीटर क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं m टू द पावर 1, l टू द पावर -3। हमें यहाँ पे मिल गया है फोर्स का वैल्यू, देन रेडियस का वैल्यू, डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, एज वेल एज डेंसिटी रो का। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इन आवर इक्वेशन। ये जो किया है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो एक वेलोसिटी टर्म है, वेलोसिटी का भी मुझे डायमेंशन निकालना है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आता है, यानी मीटर, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ फोर्स का डायमेंशन, दैट इज m1 l1 t -2 इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन m0 l1 t -1, रेडियस का l1 टू द पावर a, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m1 l -1 t -1 टू द पावर b, एंड डेंसिटी m to the power 1, l to the power -3 to the power c. Now हम क्या करेंगे, m first we will take this coefficient constants inside, coefficients को inside लेके चले जाते हैं, m0 l1 t -1, l to the power a, m to the power b, l to the power -b, t to the power -b into m to the power c, l to the power -3c. Now we will equate. पहले हम m वाले टर्म्स को, तो यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 है, एंड हियर यहाँ m नहीं है, यहाँ m टू द पावर b, यहाँ m टू द पावर c, यानी b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड l टू द पावर 1, 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, l to the power a, l to the power -b, l to the power -3c, a minus b minus 3c इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। नाउ t वाले टर्म्स, -2 इज इक्वल टू t टू द पावर -1,
यहाँ t नहीं है, यहाँ माइनस b और यहाँ कुछ नहीं है. सो विच इम्प्लाइज b प्लस 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रहा है b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. Now we will put in this equation b plus c is equal to 1 है, but we know that b is equal to 1 मिल चुका है, b is equal to 1 मिल चुका है. We will substitute 1 plus c is equal to 1, which implies c is equal to 1 minus 1 is equal to 0. c is equal to 0. Now हमें a मिल गया तो हमारा आंसर मिल जाएगा. तो we will substitute in this equation. हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस b माइनस 3c इज इक्वल टू 0. a b की जगह पे हम 1 माइनस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0. a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1. अभी हमें वैल्यूज मिल चुकी है. वी विल बैक सब्स्टिट्यूट हमारा इक्वेशन. तो f इज इक्वल टू k टाइम्स v तो एज इट इज है, r टू द पावर a था यानी 1 है, देन ईटा टू द पावर b था 1 है, रो टू द पावर 0 हो गया. सो वी विल डिस्कार्ड कि रो पे डिपेंड, ये फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं है. हेंस वी गॉट 6 k इंटू v इंटू r इंटू ईटा is the viscous force acting on the sphere or spherical ball. And Stokes ने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया and he found that ये जो वैल्यू ऑफ k है, k is equal to 6 pi. ये उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. k is equal to 6 pi. therefore फोर्स जो इक्वेशन है F is equal to 6 pi v into r into eta is the final result जो स्टोक ने कंक्लूड किया है. Hence, the opposing force या फिर उसको दूसरा नाम है viscous force becomes F is equal to 6 pi eta RV. This relation is known as Stokes law. Now हम conditions देखने जा रहे हैं. Conditions for validity of Stokes law. कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ. अभी हम कंडीशन फॉर वैलिडिटी जहाँ पे स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है उसकी वैलिडिटी हम बताते हैं. सो फर्स्ट इज फॉलिंग स्पेरिकल बॉडी मस्ट बी परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ. जो हमने स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल स्टील बॉल जो हमने डाला है वो परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, साथ ही साथ वो स्मूथ होना चाहिए. सो फर्स्ट इज फॉलिंग स्पेरिकल बॉडी मस्ट बी परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ. सेकेंड है द विस्कस मीडियम, जो मैंने ग्लिसरीन बोला था, तो विस्कस मीडियम कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस और कंटिन्यूस होना चाहिए. तो होमोजीनियस, उसके अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए. दैट इज साइज ऑफ फॉलिंग बॉडी इज मच ग्रेटर दैन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम. और साथ ही साथ साइज ऑफ द फॉलिंग बॉडी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन द डिस्टेंस बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स है उससे बड़ा होना चाहिए साइज ऑफ द फॉलिंग बॉडी. देन ओनली दिस स्टोक्स लॉ इज वैलिड. Then the third is the velocity of the spherical body must be less than the critical velocity. जो critical velocity हमने इसके पहले देखा था जब हम viscous flow, जब fluid flow कराते हैं, अगर critical velocity के नीचे रहेगा तो streamline रहेगा, अगर critical velocity को cross करेगा तो then it will be a turbulent flow. तो हमें streamline flow ही चाहिए. So the velocity of the spherical body must be less than critical velocity so that the motion of the body through the liquid does not give rise to turbulent motion. हमने जब बॉल डाला उससे कोई टर्बुलेंट फॉर्म में हमारा लिक्विड कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. तो जो वेलोसिटी ऑफ द स्पेरिकल बॉडी कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए कंपेयर टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, सो दैट द मोशन ऑफ द बॉडी थ्रू द लिक्विड डज नॉट गिव राइज टू टर्बुलेंस. थैंक यू.